बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है खौफ और दहशत में डूबा पुरस्रार नावल खजूर का दरख्त। तुम दोनों जो मर्जी कहो, मैं तो अपने 10 झूले पूरे करके ही उतरूंगी। शोखो चंचल सी हिजाब अपनी छोटी बहनों तहरीम और सानिया पर रोब डालते हुए अपनी पींग वाला झूला दरख्तों के झुंड तक ले गई। हिजाब साहिबा, जरा आसमान से नीचे तो आओ। सानिया ने अपनी मुठ्ठियां कसकर अपनी कमर सीधी कर ली और जो ही हिजाब का झूला नीचे आया, सानिया ने झूले की सख्ती उलट दी। हिजाब मुंह के बल जमीन पर गिरी। ओए अम्मा! दर्द भरी चीख हिजाब के मुंह से निकली। थोड़ी ही देर में अम्मा हाथ में बेलना उठाए नमोदार हो गई। जो ही अम्मा के हाथ में बेलना देखा, तीनों घर की तरफ भागी। हिजाब जो जमीन पर पड़ी दर्द से कराह रही थी, भागने में दोनों बहनों से आगे थी। तीनों अपने कमरे में आ गई, फिर झगड़ा शुरू कर दिया। माँ के कदमों की आहट सुनी तो कमरे में सुकूत छा गया। तीनों को इस तरह खामोश देखकर उनकी माँ का गुस्सा हवा हो गया। वो उनके करीब बैठ गई। तुम तीनों का इस तरह घर से बाहर झूले लेना तुम्हारे अब्बा को पसंद नहीं है। सबाहत मजीद कुछ और कहना चाहती थी कि हिजाब झट से बोली, अम्मा मोहल्ले की दूसरी लड़कियां भी तो झूले लेती हैं। सबाहत ने खफगी से हिजाब की तरफ देखा। हिजाब, समझदार बनो। तुम तीनों अब छोटी बच्चियां नहीं हो, बड़ी हो गई हो। इस उम्र में लड़कियां इस तरह ज्यादा देर घर से बाहर नहीं निकलती। हिजाब की उम्र 23 बरस थी, सानिया की 18 बरस और तहरीम की 16 बरस। इसी दौरान सबाहत की नजर तहरीम पर पड़ी, जो मुंह नीचे किए मुस्कुरा रही थी। तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? जो बात मैं हिजाब को समझा रही हूँ वो तुम तीनों के लिए है। आइंदा मैं तुम तीनों को घर से बाहर जामन के दरख्त के पास ना देखूं। तुम सब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और जब फरागत मिले तो घर के कामकाज में मेरा हाथ बटाया करो। सबाहत के जाने के बाद हिजाब मुंह लटकाए बैठ गई। काश हमारे सहन में भी कोई बड़ा दरख्त होता, हम उससे अपना झूला बांध लेते। छोड़ो हिजाब, तुम तो संजीदा ही हो गई हो। कभी कभी ले लिया करेंगे। मोहल्ले के दूसरे घर हमारे घर से काफी दूर हैं। दूर दूर तक सन्नाटा होता है। अम्मी तो वैसे ही वहम करती हैं। सानिया भी चुटकी बजा के झट से बोली, अगर हमें कोई नामहरम नजर आया तो हम जल्दी से घर भाग जाया करेंगी। हिजाब बड़ी बाजी बनकर बोली, अपनी अपनी राय देना बंद करो। जो अम्मा ने कहा है वो समझने की कोशिश करो। मेरी चटोरी बेटियां कहाँ हैं? एहसानुल हक दोनों हाथों में शापर उठाए बेटियों को ढूंढने लगे। तीनों अपने अपने दुपट्टे दुरुस्त करते हुए अब्बा के पास पहुंच गई। ये लो दही बड़े और अमरतियां। एहसानुल हक ने शापर सबाहत हिजाब को दिए। सबाहत ने खुशी से चहकती हुई बेटियों की तरफ देखा। मीठे की तो दीवानी है, आप रोज ही कोई न कोई मीठी चीज लाते हैं तो भी इनका दिल नहीं भरता। नेक बख्त खुदा इन्हीं के नसीब का तो देता है। बस मेरी बेटियां यूं ही मुस्कुराती रहें, इन पर गम की परछाई न पड़े। एहसानुल हक ठंडी आह भरते हुए सोफे पर बैठ गए। अब फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। सबाहत मेज का कपड़ा दुरुस्त करने लगी। बहुत थकावट हो गई है। माशाल्लाह अपने जनरल स्टोर पर आजकल बहुत रश है। एक मुलाजिम के लिए काम संभालना बहुत मुश्किल है। सोचता हूँ एक मुलाजिम और रख लूं। एहसानुल हक बात करते हुए बिस्तर पर दराज हो गए। सबाहत एहसानुल हक के करीब बैठ के उसके पांव दाबने लगी। आप इस कदर थक जाते हैं, परवाह न करें, एक और मुलाजिम रख लें। जान है तो जहान है। हिजाब खाना गर्म करके ले आई। रात के 9 बज रहे थे। सबने मिलकर खाना खाया। खाने के दौरान एहसानुल हक बेटियों से उनकी पढ़ाई के मुतालिक बातें करते रहे। सबाहत अनपढ़ थी, इसलिए एहसानुल हक पढ़ाई के मामले में बेटियों पर खास तवज्जो देते थे। अगली सुबह हिजाब कॉलेज चली गई और तहरीम और सानिया स्कूल चली गई। एहसानुल हक की दुकान पर चले जाने के बाद सबाहत घर पर अकेली थी। वो घर के कामकाज में मसरूफ थी, लेकिन उसका जहन कुछ और ही सोच रहा था। उसकी परेशानी की वजह वो वाकयात थे जो पिछले एक हफ्ते से हिजाब के साथ हो रहे थे और उसने माँ को सुनाए थे। 4 दिन पहले जब हिजाब अपनी बहनों के साथ झूला ले रही थी तो उसे किसी के कराहने की आवाज आई। उसने अपना झूला रोक दिया और उस आवाज की समत का तायुन करने लगी। वो आवाज खजूर के दरख्त से आ रही थी, जो जामन के दरख्त से थोड़े फासले पर था। वो दरख्त बहुत कदीम था। उसका खजूरों से बड़ा झुंड जैसे आसमान को छूता था। बहनों के मना करने के बावजूद हिजाब उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ी। दूर से खजूर के दरख्त के पास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब हिजाब दरख्त के करीब गई तो एक ज़ईफ जमीन पर पड़ा कराह रहा था। पानी पानी। हिजाब दौड़ती हुई अपने घर गई और पानी ले आई। बूढ़ा शख्स अपनी जगह से गायब था और उसकी जगह ताजा गुलाबों का गुलदस्ता पड़ा हुआ था। बूढ़ा शख्स कहाँ गया? वो चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी। दूर दूर तक बूढ़े का नामो निशान न था। लेकिन ये गुलदस्ता किसका है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। हिजाब ने कुछ सोचा और फिर गुलदस्ता उठा के सूंघने लगी। फूलों की दिल फरेब महक उसकी रगों में उतर गई। हिजाब के कमरे से गिलास के टूटने की आवाज ने सबाहत को उस पुरस्रार ख्याल से चौंका दिया। वो ढीले ढीले कदमों से हिजाब के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। शायद बिल्ली कमरे में चली गई है। फिर अचानक दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाजों ने, चीजों के अपनी जगह से घसीटने की आवाजों ने उसका दिल दहला दिया। उसके कदम मंजमिद हो गए। उसने अकबी दरवाजे की तरफ देखा जो बंद था। कमरे से मुसलसल ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई बरकी सूरत से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। इस एहसास ने उसका खौफ मजीद बढ़ा दिया कि उसने किसी इंसान को अंदर आते नहीं देखा, तो फिर ये आवाजें कैसी हैं? उसने एक लंबा सांस खींचा और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जो ही वो कमरे के करीब पहुंची, यकलख्त सुकूत छा गया। सबाहत ने कमरे का दरवाजा खोला। सनसनाहट के झटके से वो चकरा के रह गई। कमरे की हर चीज अपनी जगह पर सेट थी। वो कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ी जिसके खुलने
बोलने की आवाज उसने सुनी थी और ऐसी आवाजें भी उसकी कुव्वते समाज से टकराई थी जैसे कोई अलमारी की चीजें उलट पलट कर रहा हो। उसने अलमारी खोली तो सारे कपड़े अपनी जगह तह दर तह मौजूद थे, बाकी चीजें भी सेट थी और गिलास भी अपनी जगह मौजूद था। शीशे की कोई चीज नहीं टूटी थी। सबाहत दौड़ती हुई कमरे से बाहर जाने लगी तो ताजा गुलाबों की खुशबू ने उसके कदम रोक लिए। उसने मेज की तरफ देखा जहाँ जार में ताजा गुलाबों का वैसा ही गुलदस्ता लगा हुआ था जैसा कुछ रोज पहले हिजाब बाहर से लाई थी, और सबाहत ने वो गुलदस्ता उसके हाथ से छीन कर बाहर फेंक दिया था। सबाहत तेजी से कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसकी आंखें बंद थी कि किसी ने उसके शाने पर हाथ रखा। सबाहत चीख उठी। सामने आमना बेगम मबहूत नजरों से सबाहत को देख रही थी। खैरियत है सबाहत, मुझे देखकर क्यों डर गई हो? कुछ नहीं बस। खैरियत है सबाहत, मुझे देखकर डर क्यों गई हो? कुछ नहीं बस। सबाहत ने अपना पसीना पोंछा और आमना के साथ बाहर आंगन में बैठ गई। आमना उनकी पड़ोसन थी। गिनती के 3 ही तो घर थे मोहल्ले में, बाकी तो दूर दूर तक वीरान जमीन थी। तुम सुनाओ, घर में सब ठीक है? सबाहत बात तो आमना से कर रही थी लेकिन उसका ध्यान कमरे की तरफ ही था। तुम अंदर कमरे की तरफ क्या देख रही हो? कुछ गड़बड़ है? आमना ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। एक खौफ सा दिल में फन फैलाए बैठा है। पिछले चंद दिनों से घर में अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हिजाब के कमरे से चीजों की उलट पलट होने की आवाजें आ रही थी। मैंने अंदर जाकर देखा तो हर चीज अपनी जगह पर थी। आमना सरगोशी के अंदाज में बोली। मैंने तो तुम्हें कई बार समझाया है कि बेटियों को शाम के वक्त खजूर के दरख्त के करीब ना जाने दिया करो। ना जाने लोगों ने उस दरख्त से कैसी कैसी कहानियां मंसूब कर रखी हैं। कोई ये कहता है कि कोई जिनजादा है जिसने सालों से उस दरख्त पर बसेरा किया हुआ है। कोई ये कहता है कि किसी नौजवान की भटकी हुई रूह है जो उस दरख्त को अपना मस्कन बनाए हुए है। खौफ से सबाहत के होंठ कांपने लगे। मैं भी उस दरख्त के पास से कई बार गुजरी हूँ, मुझे तो कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अरे कई लोगों ने तो उसे देखा भी है, कहते हैं बड़ा खूबसूरत जवान है। रात 12 बजे के बाद दिखाई देता है, मगर पास जाओ तो किसी परछाई की तरह आंखों से ओझल हो जाता है। तो तुमने कभी देखा है? सबाहत ने हलक तर करते हुए पूछा। खुदा न दिखाए मुझे, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। मैं तो वो बता रही हूँ जो मैंने सुना है। और हाँ सबाहत, मैं कह रही हूँ घर में कोई दम दरूद करवा ले। तेरी जवान बेटियां हैं। ओह, जिस काम से आई थी वो तो बता दूं। तुमने मुलाजमा के लिए कहा था ना? कल एक औरत आएगी, अगर पसंद आए तो रख लेना। अब मैं चलती हूँ। आमना चली गई लेकिन उसकी बातें सबाहत के कानों में गूंजती रही। एहसानुल हक आए तो सबाहत ने अपनी परेशानी का जिक्र किया। एहसानुल हक ने तमस्खराना अंदाज में सबाहत की बात सुनी और फिर उसे खुशी की खबर सुनाकर उसकी परेशानी और भी दूर कर दी। क्या बना घर का? मारे खुशी के सबाहत की सांस ही फूल गई। पिछले 6 माह से घर ढूंढ रहा हूँ। खुदा ने बहुत करम किया है, ऐसा ही घर मिला है जैसा मैं चाहता हूँ। आज शाम तुम्हें ले जाऊंगा, अगर पसंद आ गया तो कल बयाना देकर सौदा पक्का कर लूंगा। लेकिन आपने मुझसे पहले तो जिक्र नहीं किया। इस तरह अचानक? सबाहत एहसानुल हक के करीब बैठ गई। मैं तुम्हें ये खबर अचानक ही देना चाहता था। खुदा ने हर नेमत से नवाजा है, बस अपना घर मिल जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाएगी। एहसानुल हक ने ठंडी आह भरकर तकिए से पुश्त लगा ली। सबाहत सर झुकाए न जाने किन ख्यालों में खो गई कि उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। एहसानुल हक उससे बातें करते रहे। अपनी बातों का जवाब ना पाकर एहसानुल हक ने उसके चेहरे की तरफ देखा। मुस्कुराते मुस्कुराते, तुम्हें क्या ख्याल आ गया कि इस तरह उदास हो गई हो? सोच रही थी कि काश हमारा कोई बेटा भी होता। एहसानुल हक ने सबाहत का हाथ अपने हाथों में ले लिया। जो खुदा की रजा हो, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ये बात काफ़ी नहीं कि हम बेऔलाद नहीं हैं। हमारी 3 बेटियां हैं। चलो अब जल्दी से मुंह ठीक करो और इस खुशी के मौके पर कोई स्वीट डिश पकाओ। सबाहत एहसानुल हक के साथ जाके वो घर देख आई। सबाहत को घर पसंद आ गया। एहसानुल हक ने वो घर खरीद लिया। बस अब घर शिफ्ट करने का मसला था। तीनों बहनें रात के 10 बजे अपने कमरे में बैठी थीं, नए घर के बारे में बातें कर रही थीं। तीनों गोद में कुशन लिए कालीन पर बैठी हुई थी। मैं तो बहुत खुश हूँ। अगले हफ्ते हम लोग अपने घर जा रहे हैं, सानिया ने हिजाब की तरफ देखते हुए कहा। हिजाब जो सर झुकाए उदास सी बैठी थी, धीरे से बोली, घर किराए का हो या जाती, घर तो घर ही होता है और हमारा तो बचपन इस घर में ही गुजरा है। कहते हैं जहाँ बचपन गुजरता है वो घर कभी नहीं भूलता। बात करते हुए हिजाब की नज़र खिड़की की तरफ थी जहाँ से जामन का दरख्त दिखाई दे रहा था। चांद की रोशनी हर सू फैली हुई थी जिसमें जामन के दरख्त के साथ लटका हुआ झूला भी दिखाई दे रहा था। हिजाब क्या बात कर रही थी भूल गई। उसकी सारी तवज्जो झूले की तरफ मरकूज हो गई। एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक वो झूला इस तरह झूल रहा था जैसे कोई उस पर बैठा पींग झुला रहा हो, लेकिन झूला खाली था, उस पर कोई नहीं था। हिजाब हैरत से बोली, वो देखो झूले की तरफ, वो किस तरह हिल रहा है। सानिया नजरें उठाए बगैर बोली, हवा से हिल रहा होगा, बाहर तो एक पता नहीं हिल रहा, तो ये झूला किस तरह झूल रहा है।
हिजाब के कहने पर तहरीम ने खिड़की की तरफ देखा तो झूले की हरकत रुक गई। हिजाब की हैरत में डूबी हुई आवाज़ एक बार फिर तहरीम के कानों से टकराई। तहरीम, झूले के पास कोई खड़ा है, शायद कोई नौजवान है। तहरीम ने बाहर देखा। हिजाब, तुम्हें क्या हो गया है? बाहर तो कोई भी नहीं है। तहरीम, सानिया, वो देखो, वो झूले के पास खड़ा, चांद की चौदहवीं में। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा लेकिन साफ नजर आ रहा है कोई खड़ा है। हिजाब उंगली से इशारा करने लगी तो तहरीम ने खिड़की बंद कर दी। रात गए तक हिजाब यही सोचती रही कि झूले के पास खड़ा हुआ शख्स तानिया और तहरीम को क्यों नहीं दिखाई दिया। उस रात उसने बहुत से ख्वाब देखे। वो सोती तो खौफनाक ख्वाबों से हड़बड़ाकर बार बार उठ बैठती। एक ख्वाब जो एक हफ्ते से उसे मुसलसल आ रहा था, उस रात भी उस ख्वाब के मनाजर उसकी लाशऊर में मंडलाने लगे। हिजाब हाथों में दिया उठाए किसी मज़ार में दाखिल होती है। वो नहीं जानती कि ये मज़ार किस बुजुर्ग का है, लेकिन उस मज़ार के दरो दीवार उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो यहाँ कई मरतबा आ चुकी है। बेइंतहा हजूम लोगों की आमद मज़ार पर इस तरह हो रही थी जैसे समंदर की मौजें एक दूसरे को धकेलती हुई किनारे पर जा पहुँचती हैं। वो भी लोगों को पीछे धकेलती हुई आगे बढ़ रही थी। मज़ार के बड़े सहन में दाखिल होते ही लोग इधर उधर तकसीम हो गए। अब सहन में थोड़े ही लोग नजर आ रहे थे। हिजाब के कदम रुक से गए। सैकड़ों कबूतर दाना चुगते हुए बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। कवाली के दिल को छू लेने वाले सुर फिजा को मामूर किए हुए थे। हिजाब ने कवाली पढ़ने वालों की तरफ देखा तो उसके जिस्म में इर्ताश की लहर दौड़ गई। सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस एक नौजवान कवाली की धुन पर घुटनों के बल बैठा अपने सर को घुमाते हुए झूम रहा था। उसके बाल उसके शानों तक थे। वो इस कदर मस्त झूम रहा था कि कोई उसको मुसलसल देखे तो खुद चकरा जाए। उस नौजवान ने हिजाब की तरफ नहीं देखा। वो तो बस मस्त था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात थी कि हिजाब खिंचती हुई उसकी तरफ चली गई। हिजाब उसके पास खड़ी हो गई। वो नौजवान साकित हो गया। उसने सर उठाकर हिजाब की तरफ देखा। उसकी आंखों में तिलिस्म था, अकीदत का नूर था। ऐसी गहराई थी कि इंसान उसमें खो के दुनिया त्याग दे। गोरे चेहरे में बेतरतीब गिरे हुए स्याह बालों में वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। हिजाब की नज़र उसके चेहरे पर ही ठहर गई। देखने में तो किसी रियासत का शहजादा लगता है और किस तरह फ़कीर की तरह मस्त है, हिजाब ने मन में कहा। नौजवान ने अपने दोनों हाथ कशकोल की तरह हिजाब के आगे फैला दिए। हिजाब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसके नफीस लिबास, उसकी पुरकशिश शख्सियत का आईनादार था। फिर भी हिजाब ने बौखलाए हुए 50 रुपए उसके हाथ में रख दिए। उसने 50 रुपए झटक दिए। उसने हिजाब की तरफ इस तरह देखा कि महसूसात का एक समंदर उसकी आंखों में आ गया। हाथ पीछे हटे तो उसकी आंखें कशकोल बन गईं। हिजाब कांपते होंठों से बोली, क्या चाहिए तुम्हें? वो खामोशी से हिजाब की तरफ देखता रहा कि अचानक तेजी से दो आदमी उसकी तरफ बढ़े। वो उसके जिस्म से इस तरह गुजर गए जैसे हवा से हिजाब की हलक से चीखें निकल गईं। वो चीखती हुई बिस्तर से उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर तहरीम अपने बिस्तर से उठ के उसके पास आ गई। तहरीम ने उसे पानी का गिलास दिया। वो उसके चेहरे से पसीना साफ करने लगी। क्या हुआ? क्या फिर वही ख्वाब देखा है? क्या कोई डरावना ख्वाब देखा है? हिजाब ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए फूली हुई सांस के साथ कहा, वही ख्वाब बार बार आता है। इधर आओ, मेरे साथ लेट जाओ। तहरीम ने उसे अपने बिस्तर पर लेटा लिया और आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर दम करने लगी। थोड़ी ही देर में हिजाब गहरी नींद सो गई। संडे को तो बहुत मज़े से तीनों बहनें बिस्तर में घुसी रहती थी, लेकिन आज तो अम्मी ने सुबह 7 बजे ही जगा दिया। सबात की सख्त आवाज़ पर तीनों आंखें मलती हुई उठ बैठी। आज तो छुट्टी का दिन है, आज आपने क्यों जगा दिया? तीनों उठ के मुंह हाथ धो लो, मैंने टेबल पर नाश्ता लगा दिया है। अम्मी ने एक बार फिर अहकाम जारी किए। क्या कहीं जाना है? हिजाब ने बमुश्किल आंखें खोली। कहीं नहीं जाना, मैंने अलमारियां खाली की हैं। तुम तीनों ने नाश्ता करने के बाद अटैची केस सेट करने हैं। सबात बिस्तर समेटती हुई सानिया के खेस की तय लगाने लगी तो उसने खेस का एक कोना पकड़ लिया। अभी तो 2 दिन बाकी हैं शिफ्ट होने में। सबात मुस्कुराते हुए उनके करीब बैठ गई। मेरी जान, और भी तो बहुत से काम हैं। तहरीम ने माँ के गले में बाहें हायल कर दी। इतने प्यार से कहें तो हम तो आपके लिए तारे भी तोड़ लाएं। बस बस, ज़्यादा डायलॉग न मारो, जल्दी से बिस्तर छोड़ो। ये कह के सबात किचन में चली गई। तीनों बहनें नाश्ते से फारिग होकर माँ का हाथ बटाने लगी। हिजाब माँ के साथ मिलकर जर्सियों को पैकेटों में डाल रही थी। सबात अक्सर अपने दिल की बातें, घरेलू मसले हिजाब से डिस्कस करती थी। वो हिजाब में ये शऊर बेदार करना चाहती थी कि वो सानिया और तहरीम की बड़ी बहन है। उसे अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। खुदा ने बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। अपना घर बहुत बड़ी नेमत होता है। बहुत नसीबों वाले हैं जो खुदा ने हम पर इतना करम किया। तुम तीनों को कैसा लग रहा है अपने घर में जाना? सानिया और तहरीम तो बहुत खुश हैं। सबाहत ने हिजाब के चेहरे की तरफ देखा। और तुम? खुशी तो है नए घर की, मगर अजीब सी उदासी, अजीब सी बेचैनी है तबीयत में। कैसी उदासी? कपड़े सबाहत के हाथ में ही रह गए। बार बार ऐसा लगता है जैसे इस घर से जाते वक्त मेरा यहाँ कुछ रह जाएगा। हिजाब पूरी तरह अपनी बात की वजाहत नहीं कर सकी।
सबाहत मुस्कुरा कर कपड़े दोबारा तय करने लगी। बस इतनी सी बात, मैं खुद अपनी बेटी की चीज़ें पैक करूँगी। सानिया दौड़ती हुई हिजाब के पास आई। हिजाब, सहन में आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? मगर कौन? हिजाब ने तानिया की तरफ देखा। तहरीम भी कमरे में आ गई। दोनों बहनों की बात सुनकर उस पर हंसी का दौरा पड़ गया। आ जाओ हिजाब साहिबा, वाकई कोई आपसे मिलने आया है। बताती क्यों नहीं कि कौन है? उस पर हिजाब तहरीम से मुखातिब हुई, जो मुसलसल हंस रही थी। वो तुम्हारा कबूतर बाहर मुंडेर पर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम उसे रोजाना शाम को दाना डालती थी। पढ़ा लिखा कबूतर है जो इतवार को इस वक्त आया है। तहरीम ने मजाक के अंदाज में हाथ घुमाते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि वो वही कबूतर है? मैंने उसके पाँव में वही सब्ज छल्ला देखा है जो तुमने उसे पहनाया था। ये सुनते ही हिजाब दौड़ती हुई किचन की तरफ गई। उसने किचन से बाजरा लिया और आंगन में गई। सफेद कबूतर मुंडेर पर बैठा हुआ था। हिजाब ने जमीन पर दाना फेंका। मेरे प्यारे कबूतर, लो दाना चुन लो। सफेद कबूतर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, जबकि वो हिजाब के दाना फेंकने पर बहुत शौक से दाना चुनता था। आज दाना क्यों नहीं खा रहा? हिजाब ने मन में सोचा। फिर उसने उसे प्यार से पुचकारा। कबूतर अपनी जगह से उड़ गया। हिजाब उसके पीछे दौड़ती हुई अकबी दरवाजे तक चली गई। उसने देखा कि वो कबूतर खजूर के दरख्त पर जा बैठा है। हिजाब हाथ में दाना लिए बुझी बुझी सी अम्मी के कमरे में वापस आ गई। क्या हुआ? ऐसी उदास शक्ल क्यों बना रखी है? सानिया अटैची केस में कपड़े सेट करते हुए बोली। वो ना, आज कबूतर ने दाना नहीं चुगा, खफा हो गया है तुमसे। तुम घर जो छोड़ के जा रही हो। सानिया ने जुमला कसा। इतवार का पूरा दिन घर की चीजें समेटने में ही गुजर गया। रात को एहसानुल हक घर आए तो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हाथ मुंह धोया और सबाहत से कहा, जल्दी से अपनी चादर लो और मेरे साथ चलो। फिर वो हिजाब की तरफ बढ़े। बेटी, अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना। मगर आप जा कहाँ रहे हैं? हिजाब परेशान हो गई। जिन लोगों से हमने घर खरीदा था उनके वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ है। वो अस्पताल में हैं, हम उन्हें देखने जा रहे हैं। तुम तीनों ने बिना पूछे दरवाज़ा नहीं खोलना। ये कहकर एहसानुल हक और सबाहत हॉस्पिटल चले गए। रात के 9 बज रहे थे। तीनों बहनें अपने कमरे में बैठ गईं। हिजाब ने सानिया और तहरीम से कहा, तुम दोनों खाना खा लो, काफ़ी वक्त हो गया है। हो सकता है अम्मी अब्बू को देर हो जाए। सानिया ने तकिए को मोड़कर गोद में रख लिया। जितनी मर्जी देर हो जाए, खाना तो मैं उनके साथ ही खाऊंगी। और तुम तहरीम? मैं भी अब्बा के साथ ही खाऊंगी। तहरीम अपना फ्रेम में लगा कुर्ता और कढ़ाई का सूती धागा लेकर बैठ गई। तो ठीक है। हिजाब ने भी बुक शेल्फ से अच्छी सी बुक उठाई। दोनों बहनें मसरूफ हो गईं। सानिया ने हिजाब की तरफ देखा। हिजाब, तुम्हें पता है कि अम्मी घर बदलने पर इस कदर खुश क्यों हैं? हिजाब ने सानिया के अहमकाना सवाल पर तिरछी नजर डाली। इसमें कोई पूछने की बात है? अम्मा का तो बरसों का ख्वाब था कि हमारा अपना घर हो। सानिया हिजाब के थोड़ा करीब हो गई। वो बात तो है, उसके अलावा एक और बात भी है। कौन सी बात? हिजाब का ध्यान बुक पर से हट गया। सानिया ने सरगोशी के अंदाज में बात शुरू की। अम्मा अब्बा से उन पुरस्रार वाक़यात का जिक्र कर रही थी जो तुम्हारे साथ पेश आए। मुझे भी कह रही थी कि जब तुम कॉलेज चली जाती हो तो तुम्हारे कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, चीज़ों के घसीटने की आवाज़ें, अजब सा शोर सुनाई देता है। मगर जब अम्मी कमरे का दरवाज़ा खोलती हैं तो हर चीज़ सेट हो जाती है। सानिया की बात पर तहरीम चौंकी तो सुई उसकी अंगिश्त में घुस गई। वो बिला तामुल बोली, सानिया, तुमने चूल्हे पर कुछ रखा है, मुझे जलने की बू आ रही है। जाओ, जाके ज़रा देख के आओ। सानिया किचन में गई तो तहरीम भी उसके पीछे पीछे किचन में चली गई। ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रही थी? अम्मा ने मना किया है कि हिजाब से इन बातों का जिक्र नहीं करना। पहले ये कि वो रात को कोई ना कोई डरावना ख्वाब देखकर डर जाती है। वैसे भी क्या मालूम कि इन बातों में कितनी हकीकत है। सानिया और तहरीम वापस कमरे में आईं तो हिजाब खोई खोई परेशान बैठी थी। उसने फ़ौरन तहरीम से पूछा, ये सानिया क्या कह रही है? तहरीम ने अपना कढ़ाई वाला फ्रेम दोबारा हाथ में ले लिया। अम्मी को वहम हुआ होगा। तुम्हें तो पता है ना कि सानिया को कहानियां बनाने की आदत है। तुम इसकी बातों पर कान मत धरा करो। हिजाब ने सानिया की तरफ देखा तो वह नजरें चुराते इधर उधर देखने लगी। हिजाब ने दोबारा किताब पढ़ना शुरू कर दी। उसकी नजरें तो किताब पर थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो सानिया की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। हिजाब दरवाज़ा खोलने बाहर सहन में गई। कौन? हिजाब ने दरवाजे के करीब खड़े होकर पूछा। खोलें। बाहर कोई नहायत शाइस्तगी से बोला। हिजाब ने दरवाज़ा खोला तो हवा का एक तेज झोंका उसके जिस्म को छू के गुजर गया। उसका दुपट्टा उड़कर दरवाजे की तार से अटक गया। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा खींचा और दूर तक नजर दौड़ाई, मगर बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर कोई नहीं है तो आवाज़ किसकी थी? वो सहमी सहमी सहन में नजर दौड़ाने लगी। मौसम में हबस था। दरख्त के पत्तों में मामूली लर्जिश तक न थी। यह हवा का कैसा झोंका था जिसने हिजाब को हिला के रख दिया? इस एहसास ने हिजाब को खौफजदा कर दिया।
आज चांद की 14वीं रात थी। चांदनी की ठंडी ठंडी रोशनी ने रात की स्याही को खत्म कर दिया था। सहन में सुकून छाया था। हिजाब अंदर जाने लगी तो सहन में बिखरे खुश्क पत्तों पर किसी के कदमों की चाप ने उसके कदम रोक दिए। एक पल में ही किसी ने अपने करीब होने के एहसास से वो कांप के रह गई। वो बेसाख्ता चीख उठी, जिसके साथ ही उसके कदमों के पास कोई परिंदा फड़फड़ाता हुआ ऊपर की तरफ उड़ा। बज़ाहिर तो कोई परिंदा दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके फड़फड़ाने की आवाज़ पर हिजाब की नजरें छत तक चली गईं। उसका स्पाट चेहरा खौफ से फक हो गया। छत की मुंडेर के करीब सफेद कपड़ों में मलबूस कोई खड़ा था, जिसे देखकर हिजाब को अपना ख्वाब याद आ गया। वही सरापा, वही कदोकामत, वैसे ही कंधों तक लंबे बाल, चाँद की 14वीं में चमकता हुआ चेहरा। ये वैसा ही नौजवान था जो हिजाब को ख्वाब में बार बार किसी मजार में मस्त दिखाई देता था। हिजाब जब भी उसकी तरफ देखती थी वो अपनी आंखें झपकना भूल जाती थी। वो साहिर उसे अपनी किसी जादुई ताकत में जकड़ लेता था। सानिया के बाहर आने पर वो नौजवान गायब हो गया। हिजाब, तुम ऊपर क्या देख रही हो? सानिया की आवाज पर हिजाब पर चौंक पड़ी। सानिया ने उसका पसीने से तर चेहरा देखा तो उसे खींचती हुई अंदर ले गई। वो घबराई हुई तहरीम के पास बैठ गई। हिजाब, बाहर कौन था? तहरीम ने पूछा। बाहर? हिजाब के मुंह से अटक के अल्फाज निकलने लगे। हाँ, बाहर दस्तक हुई थी तो कौन था? कोई नहीं था। ये कहकर हिजाब पानी लेने फ्रिज की तरफ बढ़ी। सानिया सिमट के तहरीम के पास बैठ गई। अम्मा और अब्बा कब आएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं बाहर कौन था। हिजाब के दरवाज़ा खोलने पर कहीं छुप ना गया हो। तहरीम ने उसे अपने शाने से लगा लिया। खुदा हमारे साथ है, कुछ नहीं होता। आधे घंटे के बाद सबाहत और एहसानुल हक भी आ गए। तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? सबाहत ने बेटियों से खफगी का इजहार किया और खाना गर्म करने लगी। सबाहत ने खाना मेज़ पर लगाया तो सानिया और तहरीम जल्दी से कुर्सियों पर बैठ गईं। हिजाब कहाँ है? एहसानुल हक ने पूछा। वो अपने कमरे में है। मैंने उसे खाना खाने के लिए कहा तो कह रही थी कि दिल नहीं चाह रहा। सानिया ने कहा। ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा? मैं उसे लेकर आता हूँ। एहसानुल हक हिजाब के कमरे में गए। हिजाब अपने बिस्तर पर नींद दराज थी। बाप की आवाज़ सुनकर वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए उठ बैठी। क्या बात है बेटी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? आपको पता है 11 बज रहे हैं। आप तीनों बहनों को खाना खा लेना चाहिए था। आपको हमारा इंतजार नहीं करना चाहिए था। एहसानुल हक ने हिजाब के सर पर शफकत से हाथ फेरा। वो बुखार में तप रही थी। सबाहत। एहसानुल हक ने परेशानी में सबाहत को बुलाया। सबाहत ने हिजाब को इस तरह बुखार में देखा तो उसकी भूख उड़ गई। मेरी बच्ची, मैं तो तुम्हें ठीक छोड़ के गई थी, ये अचानक क्या हो गया? एहसानुल हक डॉक्टर को लेने चला गया। तेज बुखार में सबाहत का पूरा जिस्म कांप रहा था। होंठों पर पपड़ियां जम गई, आंखों में गनूदगी का खुमार था। डॉक्टर ने हिजाब को मेडिसिन लिख के दी और इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद वो सो गई। सबाहत, डॉक्टर साहब के लिए चाय बना दो। एहसानुल हक ने डॉक्टर साहब के साथ दूसरे कमरे में बैठते हुए कहा। नहीं, आप चाय का तकल्लुफ ना करें। डॉक्टर साहब, हिजाब का बुखार। एहसानुल हक अभी अपनी बात पूरी ना कर पाए थे कि डॉक्टर साहब ने कहा, हिजाब को सिर्फ बुखार है और कोई मसला नहीं है, जल्दी आराम आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर होने के नाते आपको एक बात समझाना चाहूँगा। हिजाब का ना तो गला खराब है, ना ही कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, और ऐसे बुखार की वजह किसी किस्म का फ्रस्ट्रेशन या खौफ हो सकता है। अपनी मसरूफियात में से थोड़ा वक्त निकाल के अपनी बेटियों के छोटे छोटे मसाइल शेयर किया करें। अब मुझे इजाज़त दें। ये कहकर डॉक्टर साहब चले गए। अपनी तीनों बेटियों में तो एहसानुल हक की जान अटकी थी। दोनों मियाँ बीवी रात भर हिजाब के पास बैठे रहे। सुबह हिजाब इस तरह फ्रेश थी कि उसे गुमान तक न था कि उसे रात भर बुखार था। बेटी को तंदुरुस्त देखकर एहसानुल हक के चेहरे पर बशाशत दौड़ गई। इस फ्राइडे को अपनी बेटियों को पिकनिक के लिए ले जाऊंगा। इस फ्राइडे को तो आप कह रहे थे कि हमने नए घर शिफ्ट होना है, सानिया ने कहा। नए घर की शिफ्टिंग का प्रोग्राम चंद रोज के लिए मुलतवी हो गया है, एहसानुल हक ने कहा। तहरीम ने बड़ा सा नारा लगाया। इस फ्राइडे को हमारा पिकनिक का प्रोग्राम पक्का है। एहसानुल हक ने मुस्कुराते हुए तहरीम के बालों को सहलाया। सोमवार के दिन हस्बे मामूल हिजाब कॉलेज और दोनों बहनें तहरीम और सानिया स्कूल चली गईं। सबाहत घर के कामकाज में मशगूल हो गई। उसने मुलाजमा के साथ मिलकर घर का काम खत्म किया और फिर से मोबाइल पर बात करने लगी। जी, मैं सबाहत बोल रही हूँ, मुझे बाजी बख्तावर से मिलना है। ठीक है, मैं 1 बजे के करीब पहुंच जाऊंगी। ये कहकर सबाहत ने फोन बंद कर दिया। वो 1 बजे के करीब रिक्शे में बैठकर एक आलीशान कोठी में चली गई। मुलाजिम ने उससे उसका नाम पूछा, फिर सबाहत को मेहमान खाने में बैठने के लिए कहा। सबाहत मेहमान खाने में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद एक लड़की टी ट्रॉली में चाय और साथ में दूसरे लवाजमात लेकर सबाहत के करीब आई। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मुझे तो बस बाजी बख्तावर से मिलना है, सबाहत ने हिचकिचाते हुए कहा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, बाजी बख्तावर आ रही हैं। लड़की चाय और दूसरे लवाजमात रख के चली गई। थोड़ी देर में फरबा जिस्म की एक कदावर औरत मेहमान खाने में दाखिल हुई। वो गंदमी रंगत पर तीखे नैन नकूश और बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत औरत थी। आप? सबाहत कुछ कहने लगी तो वो औरत पहले ही बोल पड़ी।
मैं ही बख्तावर हूँ। उसके पहनावे में आंवला वाली कोई बात नहीं थी, मगर उसकी आंखों में खास किस्म की नूरानियत थी। उसने नहायत इखलाक से कहा, आप चाय क्यों नहीं ले रही? आपने तो वैसे ही इतना तकल्लुफ़ किया। आपसे मुलाकात हो गई, मेरे लिए ये भी बहुत है, सबाहत ने कहा। फिर उसने अपने आने का मकसद बयान किया। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, बीबी बख्तावर ने कहा। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आपने अपने रूहानी इल्म के ज़रिए बहुत से लोगों के मसाइल हल किए हैं, सबाहत ने नहायत आजिज़ाना अंदाज में कहा। बीबी बख्तावर ने केक की प्लेट सबाहत की तरफ करते हुए कहा, बज़ाहिर तो आपका मसला छोटा सा है, लेकिन असल मामले की तह तक मैं तब पहुँचूँगी जब आपके घर आऊँगी। मेरे ख्याल में जुमे का दिन ठीक रहेगा, बाकी दिनों में मेरे पास वक्त नहीं होगा। एक लम्हे के लिए सबाहत ने बेटियों के साथ बनाए गए पिकनिक के प्रोग्राम के बारे में सोचा। फिर अपने ख्याल को झटकते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं जुमे को आपका इंतज़ार करूँगी। मैं जुमे को 4 बजे तक पहुँच जाऊँगी, बीबी बख्तावर ने कहा। सबाहत घर आई तो तकरीबन 1 बज चुका था। उसने खाना बनाना शुरू किया और 2 बजे तक उसने अपना काम ख़त्म कर लिया। बीबी बख्तावर से मिलने के बाद वो काफ़ी मुतमईन हो गई थी। घर की शिफ्टिंग के प्रोग्राम में तब्दीली की वजह से सबाहत को काफ़ी मुश्किल हुई। ज़रूरत की अशिया की पैकिंग दोबारा खोलनी पड़ी, कपड़े वार्डरोब में दोबारा सेट करने पड़े। हिजाब, तहरीम और सानिया को यह सब बहुत बुरा लग रहा था। सानिया तो अपने ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें सेट करते हुए बड़बड़ा रही थी। ये क्या बात हुई? पहले सारी चीज़ें पैक करो और फिर दोबारा सेट करो। हिजाब ने अपने कपड़े हैंग करते हुए तिरछी नज़र से सानिया की तरफ देखा। सानिया, हमारा कोई अमल भी खुदा की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता, और खुदा को मंजूर नहीं था कि हम अभी शिफ्ट हों। हिजाब, तुम अभी तक इस मोटो को नहीं समझी। इसे तकलीफ इस बात की है कि इसे काम करना पड़ रहा है। तहरीम की इस बात पर सानिया शेरनी की तरह चिंगारती हुई उसके पीछे भागी। उसी दौरान सबाहत कमरे में दाखिल हुई। तहरीम ने खुद को सबाहत के पीछे छुपा लिया। सबाहत ने सानिया को घूरा। सानिया, कोई अपनी बहन को इस तरह मारता है? अम्मा, इसने मुझे मोटो कहा है, सानिया गुलगीर लहजे में बोली। सबाहत ने तहरीम को कान से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। तहरीम, आइंदा तुमने इसको मोटो कहा तो तुम मुझसे पिटोगी। अपने झगड़े छोड़ो, इधर आओ, मुझे तुम तीनों से बात करनी है। सबाहत के कहने पर तीनों उसके करीब बैठ गईं। मैं चंद माह से अपने घर में अजीब अजीब से वाक़यात होते देख रही हूँ। एक अजीब सा खौफ है जो मेरे मन में फन फैलाए बैठा है। हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ वो सब मेरा वहम हो। मैं नए घर में शिफ्ट होने से पहले अपना वहम दूर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बीबी बख्तावर को बुलाया है। अम्मा, आपको जो भी वहम या खौफ है वो इस घर से मुंसलिक है ना? जब हम ये घर ही तब्दील कर देंगे तो आपका खौफ भी ख़त्म हो जाएगा, हिजाब ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या? हिजाब ने कहा। मैं चाहती हूँ कि बीबी बख्तावर से तुम्हारे लिए तावीज़ ले लूँ। सबाहत ने प्यार से हिजाब की तरफ देखा। हिजाब सबाहत की बात से अचानक परेशान हो गई। बीबी बख्तावर कौन है? तहरीम ने पूछा। वो एक आमला हैं, खुदावंद करीम ने उनके मन में रूहानियत के नूरानी इल्म के दिए जलाए हैं। अपनी समझ बूझ से वो बड़े से बड़ा मसला हल कर लेती हैं। अजीब सहर अंगेज शख्सियत की मालिक हैं। उनकी फैमिली? हिजाब ने पूछा। लोगों में खुशियाँ बांटने वाले अक्सर खुद खुशियों से महरूम रहते हैं। 3 साल पहले खावंद का इंतकाल हो गया, औलाद भी नहीं है। इतनी बड़ी कोठी में अकेली रहती हैं। वो जुमे वाले दिन हमारे घर आएगी। मगर? तीनों बहनें यकजा बोली। अगर मगर कुछ नहीं, मैं वादा करती हूँ कि अगले फ्राइडे को तुम्हारा पिकनिक का प्रोग्राम पक्का है, सबाहत ने कहा। सानिया ने ठंडी आह भरी और कुशन मुंह पर डालकर धड़ाम से लेट गई। तहरीम ने मुस्कुराते हुए हिजाब की तरफ देखा। लगता है कि सानिया को बहुत बड़ा शौक लगा है। हिजाब ने जैसे तहरीम की बात सुनी ही नहीं, वो संजीदगी से कुछ और ही सोच रही थी। तहरीम ने उसकी आंखों के आगे हाथ लहरा दिया। हिजाब साहिबा, आप कहाँ गुम हैं? मुझे ठीक नहीं लग रहा कि बीबी बख्तावर और इस तरह हमारे घर में आएंगी। हिजाब को इस तरह संजीदा देखकर तहरीम ने उसे समझाया। तुम खुद तो कहती हो कि तुम्हें बहुत डर लगता है। तुम्हारे लिए उनसे कोई तावीज़ ले लेंगे। चलो छोड़ो इन बातों को, टीवी देखते हैं। तहरीम हाथ में टीवी का रिमोट ले आई। हिजाब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे बीबी बख्तावर के आने पर कोई एतराज़ है। ये उसके साथ अक्सर होने लगा था कि अचानक से उसकी पसंद बदल जाती थी। कभी कभी तो उसके रवैये में भी तब्दीली आ जाती थी। सबाहत ने एहसान से भी बीबी बख्तावर के बारे में बात कर ली। जुमे को दोपहर खाने पर सबाहत ने बेटियों की फरमाइश पर बिरयानी पकाई। खाने के वक्त एहसानुल हक बार बार सानिया के चेहरे की तरफ देखते रहे जो गुस्से से फूला हुआ था। सबाहत बेगम, सुन लो, अगर अगले फ्राइडे को तुमने हमारा पिकनिक का प्रोग्राम खराब किया तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। एहसानुल हक ने तिरछी नज़र से खाना सर्व करते हुए सबाहत की तरफ देखा। मैंने तो खुद उनसे वादा किया है कि अगली मर्तबा मैं उनकी पिकनिक का प्रोग्राम खराब नहीं करूंगी। सबाहत ने अपनी तीनों बेटियों पर एक नज़र डाली। चलो अपने पापा को मुस्कुरा के दिखाओ, एहसानुल हक ने सानिया से कहा। सानिया ने लाड में खफीफ सा मुस्कुरा के खाना खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद वो अपने अपने कमरों में चली गईं। आज हिजाब को क्या हुआ?
वो तो दोपहर को इधर हमारे कमरे में ही सोती है, अपने कमरे में क्यों चली गई? अब तो वो रात को भी हमारे साथ ही सोती है। शायद तन्हा रहने को दिल चाह रहा हो। अम्मा ने तो सख्ती से कहा है कि हिजाब को अपने कमरे में ही सुलाना, उसे अपने कमरे में तन्हा रहने नहीं देना, सानिया ने कहा। तहरीम ने अपना कढ़ाई वाला फ्रेम कालीन पर रखा। ठहरो, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। तहरीम हिजाब के कमरे की तरफ गई तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे पर हाथ रखा तो हिजाब के गुस्से से ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ पर वो चौंक गई। कौन सा तूफान आ गया है जो अम्मा बेगम बख्तावर को बुला रही हैं? कौन से पुरस्रार वाक़यात हुए हैं? कुछ भी तो नहीं हुआ। इसके साथ ही शीशा टूटने की आवाज़ आई, जैसे हिजाब ने शीशे पर कोई चीज़ दे मारी हो। तहरीम बौखलाई घबराई हिजाब के कमरे में दाखिल हुई तो हिजाब शीशे के पास खामोशी से खड़ी थी।